हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 9 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 10वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, मैंने आपको वादा किया था कि टॉप 40 मॉडल पेपर है वो मैं आपको परीक्षा तक करवाऊंगा और 40 के 40 मॉडल पेपर आपको परीक्षा में जाने से पहले जरूर देखकर जाना है। दोस्तों, अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी दोस्तों टेस्ट जरूर दें। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 10। ये देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है वो रहने वाला है, जिसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और सामान्य भाषा से संबंधित परीक्षा में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य तौर पर मैं आपको बोलूं कि राजस्थान जीके के 40 प्रश्न होंगे, जिसमें राजस्थान पॉलिटी भी आ गई, राजस्थान भूगोल भी आ गया और राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास भी आ गया। ठीक है। राजस्थान करंट अफेयर के दोस्तों 10 प्रश्न होंगे, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न होंगे और शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न होंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 10। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वीसी मिश्रा ने जो अपनी पुस्तक है जिसका नाम है राजस्थान का भूगोल, उसमें राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? कौन से जिले को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? तो यहाँ पर देखिए, सिरोही, बीकानेर, प्रतापगढ़, कोटा, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रतापगढ़ में। दोस्तों, इनमें से इन जिलों में से प्रतापगढ़ में सर्वाधिक वर्षा है वो होती है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। कोटा में लगभग दोस्तों 85 से 90 सेंटीमीटर तक वर्षा है वो होती है। 85 से 90 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और कोटा की बात करूं तो दोस्तों कोटा के अंदर 70 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती है? कच्छ के रण में कौन सी नदियां गिरती है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है पश्चिमी बनास और लूणी। पश्चिमी बनास और लूणी ये दोनों नदियां हैं वो दोस्तों कच्छ के रण में जाकर गिरती है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है। और माही नदी और साबरमती ये दोनों दोस्तों खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की पहली वन नीति का अनुमोदन कब हुआ? राजस्थान की पहली वन नीति का अनुमोदन है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों फरवरी 2010 में। फरवरी 2010 में राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 5 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य को जलवायु कृषि प्रदेशों में विभक्त किया गया है। बताइए, राजस्थान राज्य को कितने जलवायु कृषि प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में दोस्तों विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 10 में। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्लें हैं? भेड़ की नस्लें हैं वो कौन सी है वो अपने को बताना है। मगरा, चोकला, जैसलमेरी और मालपुरा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मगरा, चोकला, जैसलमेरी और मालपुरा। तो दोस्तों ये चारों के चारों हैं, ये क्या है? भेड़ की नस्लें हैं। ये चारों के चारों क्या हैं दोस्तों? भेड़ की नस्लें हैं। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है तो ये चारों ही है। चारों कौन से ऑप्शन में? तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रेड कोर में स्थापित किया गया था। बताइए, रेड कोर में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेड कोर मतलब क्या होता है?
तो दोस्तों रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो दोस्तों अक्टूबर 2004 में हुई थी, अक्टूबर 2004 में। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में साक्षरता दर क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में साक्षरता दर क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए अधिकतम है कोटा के अंदर और सबसे कम है जालोर के अंदर, सबसे कम है जालोर के अंदर। कोटा के अंदर जो साक्षरता दर है वो है दोस्तों कितनी, 76.6%, और जालोर के अंदर है दोस्तों 54.9%, ठीक है, जो सबसे कम है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित नहीं है? बताइए कौन सा पर्यटक स्थल है वो बीकानेर जिले में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए करणी माता, देशनोक करणी माता मंदिर, ये बीकानेर में है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ये भी दोस्तों बीकानेर में है। लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम, ये भी बीकानेर में है। यहाँ पर पिछोला झील है, ये दोस्तों उदयपुर में है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है? कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है तो दोस्तों किसके द्वारा? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अमलानंद घोष। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता को दोस्तों धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। धूलकोट का मतलब होता है मिट्टी का टीला, ठीक है, उदयपुर में है ये सभ्यता। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन से। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? बताइए, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर दोस्तों किसका शासन था? तो दोस्तों प्रतिहार वंश का शासन था, गुर्जर प्रतिहार वंश का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? देखिए 1300 ईस्वी में आप सभी को पता होगा कि रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, ठीक है। उस समय अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, एक उल्लुक खां और एक नुसरत खां। दोस्तों नुसरत खां है वो मारा गया था इसमें, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नुसरत खां है वो मारा गया था, और ये पिछली से पिछली सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई थी, उसमें ये प्रश्न है वो पूछा भी जा चुका है। बी नंबर ऑप्शन सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 26 फरवरी 1527 को पराजित किया था? 16 फरवरी, ठीक है। देखिए महाराणा सांगा के साथ में बाबर का जो युद्ध है वो दो बार हुए थे, एक बयाना का हुआ था और एक हुआ था दोस्तों खानवा का। जो 16 फरवरी है, 16 फरवरी को दोस्तों बयाना का युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों राणा सांगा की विजय हुई थी, और उसके बाद में दोस्तों 17 मार्च 1527 को, यानी कि ठीक एक महीने बाद खानवा का युद्ध हुआ था और उसमें बाबर की विजय हुई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? बताइए, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक है वो किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुणोत नैणसी ने कहा था। ये मारवाड़ का भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन को कहा जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसे मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं और प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है राव चंद्रसेन को। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी कौन थे? तो दोस्तों यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा वो है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो मानगढ़ धाम है वो दोस्तों कहाँ पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दोस्तों बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बांसवाड़ा में है ये। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों सबसे बड़ी रियासत है वो कौन सी थी? सही उत्तर हो जाएगा वो है मारवाड़। सबसे बड़ी रियासत है वो दोस्तों मारवाड़ थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सबसे प्राचीन रियासत है वो मेवाड़ रियासत थी, और सबसे बड़ा ठिकाना था वो कुशलगढ़ था, सबसे छोटा ठिकाना लावा था, ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत थी वो जयपुर थी, और सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत शाहपुरा थी। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, मारवाड़ होगा इसका सही उत्तर, ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में यह अजमेर स्थानांतरित कर दी गई। आप सभी को पता होगा कि दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर के अंदर परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी, ठीक है। फिर इसका जो इसको दोस्तों अजमेर स्थानांतरित है वो कर दिया गया था, इसका मुख्यालय। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कब की थी? 1883 ईस्वी में की थी दोस्तों, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। यह एग्रीमेंट है दोस्तों 1942 में हुआ था, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। दूसरा देखिए, इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि जेंटलमैन एग्रीमेंट है ये दोस्तों जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसे जेंटल एग्रीमेंट है वो कहा गया। तो यहाँ पर झालावाड़ रियासत है वो इसमें गलत हो जाएगा, जयपुर रियासत होता तो ये सही होता। आगे देखिए, इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें केवल 2 है वो सत्य नहीं है, केवल 2 है वो सत्य नहीं है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही। अच्छा प्रश्न था। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ स्थानीय देवी देवता है तो दूसरी तरफ जन्म स्थान दे रखा है उनका। यहाँ पर देखिए, तेजाजी का जन्म है वो दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तेजाजी का जन्म दोस्तों नागौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खड़नाल नागौर में हुआ था, ठीक है। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म है वो हुआ था। तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों तल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो दोस्तों जन्म तो हुआ था जोधपुर में, ठीक है। और वैसे दोस्तों ये जालोर जिले के एक प्रमुख लोक देवता है। पाचोटा गांव में इनका मुख्य मंदिर है वो बना हुआ है। और पाबू जी का जन्म है वो दोस्तों कोड़ू गांव, कोड़ूमंड गांव फड़ौदी में इनका जन्म है वो हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4-3-2-1, 4-3-2-1 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संत माओ जी के चौपड़ों की भाषा है, संत माओ जी के चौपड़ों की भाषा है कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वो है बागड़ी। कौन सी है? बागड़ी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टाके, तोप ढलने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टाके, तोप ढलने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? तो कौन से किले में जाना चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जयगढ़ के किले में जाना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था?
साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराणा जगत सिंह प्रथम को। महाराणा जगत सिंह प्रथम को। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला दोस्तों कहाँ पर बढ़ता है? तो ये झालावाड़ में बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। गोगामेडी पशु मेला, दोस्तों गोगामेडी पशु मेला है ये हनुमानगढ़ में बढ़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। शिवरात्रि पशु मेला दोस्तों यहाँ पर सवाई माधोपुर दे रखा है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। शिवरात्रि जो पशु मेला है ये दोस्तों कहाँ पर बढ़ता है? तो ये करौली जिले में बढ़ता है दोस्तों, ठीक है, करौली जिले के अंदर ये बढ़ता है। सवाई माधोपुर इसमें गलत दे रखा है। रामदेव पशु मेला है ये नागौर में बढ़ता है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का जो सही क्रम है वो कौन सा है? सिर से पैर तक का जो सही क्रम है वो है दोस्तों देखिए, इनमें से सबसे ऊपर ही ऊपर यानी कि महिलाओं के सिर का आभूषण है वो है दोस्तों बोर, ठीक है, और महिलाओं के पैरों का आभूषण है दोस्तों कडला। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। और ये टीटी बल्को है ये दोस्तों ललाट का यानी कि स्त्रियों के ललाट का आभूषण है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर राज्य नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? तो दोस्तों किसको कहा जाता है? तो ये घूमर को कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। घूमर ये राजस्थान का राज्य नृत्य है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए दोस्तों, सुमेलित कीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसमें देखिए हेम कवि के ग्रंथ का नाम क्या है? हेम कवि के दोस्तों ग्रंथ का नाम है वो क्या है? तो यहाँ पर देखिए गुणभाषा, गुणभाषा ग्रंथ की जो रचना है वो दोस्तों हेम कवि ने की थी, ठीक है। बिट्ठू सुजा द्वारा रचित ग्रंथ है वो है दोस्तों राव जयसिरो छंद, राव जयसिरो छंद। और वीर भाण की पुस्तक का नाम है राजरूपक और करणीदान की पुस्तक का नाम है सूरज प्रकाश। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 है 4 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न इसी में देखिए, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड में से दोस्तों प्रश्न का उत्तर दें। हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड में से प्रश्न का उत्तर दें। देखिए हवा महल एक 8 मंजिला संरचना है, तो हवा महल 8 मंजिला थोड़ी है, हवा महल तो दोस्तों 5 मंजिला इमारत है। तो ये अपना कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला। दूसरा देखिए दोस्तों, हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। हवा महल है ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 ईस्वी में इसका निर्माण है वो करवाया गया था, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए हवा महल में 953 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। हवा महल में 953 खिड़कियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 2 और 3 तो क्या है इसमें सत्य है। अपने को क्या पूछा गया है कि हवा महल के बारे में ऊपर दिए गए बयानों में से कौन सा बयान सही है? तो इसमें 2 और 3 है वो बयान सही है। 2 और 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 159, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है वो दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। बताइए दोस्तों कार्यकाल के दौरान निधन है वो किसका हुआ है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए एस.के. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह, दोस्तों ये चारों राज्यपाल का जो निधन है वो राज्यपाल पद पर रहते हुए हुआ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है चारों ही है,
तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि कार्यकाल के दौरान इन चारों का ही निधन हुआ है राजस्थान में अभी तक। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है? मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आवश्यक है वो आयु है? तो दोस्तों उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वो दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शिवचरण माथुर को दोस्तों इस्तीफा देना पड़ा था 23 फरवरी 1985 को। 23 फरवरी 1985 को। ठीक है, डीग कस्बे में दोस्तों एक गोलीकांड हुआ था जिसमें पुलिस फायरिंग के कारण दोस्तों कई लोग हैं की जान चली गई थी, जिसमें भरतपुर महाराजा मानसिंह की भी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानीय क्रम उच्चतर से निम्नतम में नियोजित करते हुए सही उत्तर का अपने को यहाँ पर चयन करना है। सही उत्तर का क्या करना है दोस्तों? चयन करना है, यानी कि पद का क्रम अपने को बताना है। सीधा सा मैं बोलूं कि सबसे बड़ा पद इनमें से कौन सा है? सबसे बड़ा तो दोस्तों इसमें मुख्य सचिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर मुख्य सचिव के बाद में दोस्तों अतिरिक्त मुख्य सचिव होता है। तो यहाँ पर इसमें देखिए सबसे पहले तो इसमें आएगा नंबर 1 सचिव। ठीक है, फिर आएगा दोस्तों इसमें विशिष्ट सचिव दूसरे नंबर पर, फिर आएगा दोस्तों इसमें उप सचिव ये तीसरे नंबर पर, और सहायक सचिव है वो चौथे नंबर पर आएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 3 2 4 1 3 2 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 2 कथन यहाँ पर दे रखे हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। देखिए, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानानुसार आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्य हैं, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। दोस्तों 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, 4 नहीं है 2 हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री गंगाराम मूलचंदानी है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल सेकंड सही है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, यदि कोई पंचायती राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन होना चाहिए। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 6 माह के भीतर चुनाव है वो करवाना होता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा विघटन के 6 माह के अंदर, बी नंबर ऑप्शन सही। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्नांकित में से किस समिति का गठन किया गया? पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्नांकित में से किस समिति का गठन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों LM संघवी समिति का, LM संघवी समिति का गठन है वो किया गया था। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये LM यानी कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ठीक है, 1986 में इसका गठन किया गया था। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या
बढ़ाकर 200 की गई। 200 है वो कौन सी विधानसभा में की गई थी दोस्तों, ये संख्या यहाँ पर है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छठी विधानसभा में। छठी विधानसभा चली थी 1977 से 1980 तक, इसमें की गई थी दोस्तों ये 200 विधानसभा सीट। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। उससे पहले दोस्तों 184 थी। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है वो दोस्तों राज्यपाल को। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है वो क्या है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आएगा, नागालैंड आएगा, फिर मिजोरम आएगा, सॉरी मणिपुर आएगा, फिर मिजोरम आएगा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 42 नंबर का प्रश्न है, भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है। भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है, तो दोस्तों ये मिलती है गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में। गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, भारत का मैनचेस्टर गांधीनगर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर है वो गांधीनगर को कहा जाता है। ठीक है, असत्य कथन बताना है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। तो दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अपने को क्या पूछा है? अपने को पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन पूछा है। ठीक है, तो उत्तर भारत का तो मैनचेस्टर दोस्तों कानपुर हो गया, बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर हो गया, बिल्कुल सही बात है। और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो गांधीनगर है ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, भारत का मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहते हैं। ठीक है, अहमदाबाद को कहते हैं। गांधीनगर दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। हालांकि जो गांधीनगर है ये अहमदाबाद में ही है, लेकिन अहमदाबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कथन है वो असत्य है। तो सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? असत्य है। सी नंबर ऑप्शन सही। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित जल संधियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। निम्नलिखित जल संधियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सुंडा जल संधि, सुगारू जल संधि, मलक्का जल संधि और बास जल संधि। ठीक है, ये 4 जल संधियां दे रखी है अपने को, उत्तर से दक्षिण के क्रम में इनको जमाना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आएगा सुगारू जल संधि, सुगारू जल संधि। फिर आएगा दोस्तों इसमें मलक्का जल संधि। फिर आएगी दोस्तों इसमें सुंडा जल संधि। फिर आएगी दोस्तों इसमें बास जल संधि। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 3 1 4। 2 3 1 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 2 3 1 4। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से
उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हैं? निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए उत्तर प्रदेश भारत के सीमांत प्रदेशों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड, ये तीनों राज्य हैं, पंजाब नहीं बना था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 4। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में नदी है तो सूची सेकंड में उद्गम स्थल है। सूची फर्स्ट में नदी है तो सूची सेकंड में उद्गम स्थल है। यहाँ पर देखिए सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों तिब्बती क्षेत्र में है, कैलाश पर्वत। ठीक है, और बोखरचू हिमनद से इसका दोस्तों उद्गम होता है, तो यहाँ पर इसमें आएगा बोखरचू। ठीक है, सतलज नदी का जो उद्गम है, सतलज नदी का उद्गम है वो दोस्तों राक्षस ताल झील जो मानसरोवर के निकट है, वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, झेलम नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों वेरीनाग झील से इसका वेरीनाग या शेषनाग आप बोल सकते हैं, तो वहां से इसका उद्गम होता है। और रावी नदी का उद्गम है वो रोहतांग दर्रे से होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4, 2, 1, 3। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पृथ्वी के जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा है। पृथ्वी के जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा है, तो दोस्तों सबसे बड़ा खतरा है तो वो कौन सा है? तो वो है विकिरण के कारण। विकिरण के कारण सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विकिरण के कारण। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चाय की कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चाय की कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। 3 कथन दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं, 3 कथन है वो दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं चाय की कृषि के संबंध में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह उगता है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से उगता है, बिल्कुल सही बात है। चाय की कोमल पत्तियों के विकास में वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें सहायक होती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, चाय की फसल के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों ही क्या है दोस्तों इसमें सत्य है, यानी कि उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों का समूह है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों का समूह है कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर। हरियाणा का जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो दोस्तों 879 है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का है दोस्तों 889। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वत को पार कर चलने वाली गर्म पवने कहलाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वत को पार कर चलने वाली गर्म पवने है वो कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है दोस्तों चिनुक। क्या कहलाती है? चिनुक। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही, चिनुक। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में सत्य नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों इसमें कौन सा सत्य नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पादन में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में निर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में खनिज एवं उत्खनन का सापेक्षिक योगदान घट रहा है, तो सापेक्षिक योगदान घट नहीं रहा, बढ़ रहा है दोस्तों, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का सापेक्षिक योगदान घट रहा है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो सत्य नहीं है।
53 नंबर प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की गई। तो ये की गई थी दोस्तों कब? तो ये 2019 में की गई थी। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2019 में। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, यदि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद 12,380 करोड़ रुपए, स्थिर पूंजी उपभोग 1400 करोड़ रुपए, सब्सिडी 250 करोड़ रुपए तथा अप्रत्यक्ष कर 900 करोड़ रुपए हो तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद होगा। बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए, यदि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद 12,380 करोड़ रुपए, स्थिर पूंजी उपभोग 1400 करोड़ रुपए, सब्सिडी 250 करोड़ रुपए, अप्रत्यक्ष कर 900 करोड़ रुपए, तो साधन लागत पर घरेलू यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद होगा। तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो 12,380 है इसमें से दोस्तों अपन 1400 करोड़ रुपए है वो घटा देंगे, पीछे बचेगा दोस्तों 10,980 करोड़। तो यहाँ पे 10,980 करोड़ में दोस्तों अपन 250 प्लस करेंगे और 900 है वो घटा देंगे, सब्सिडी है वो प्लस करेंगे और अप्रत्यक्ष है वो घटा देंगे। तो यहाँ पर इसमें बचेगा 10,330 करोड़ रुपए, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किस समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक का उपयोग करने का सुझाव दिया गया? बताइए, किस समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक का उपयोग करने का सुझाव है वो दिया गया? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डीटी लकड़ावाला समिति। डीटी लकड़ावाला समिति, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट में सत्य कथन चुनना है। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट में सत्य कथन को चुनना है। दोस्तों कूट भाषा में अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। कूट भाषा में अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। दोस्तों इसमें देखिए, सर विलियम पेटी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय लेखा की अवधारणा को 17वीं शताब्दी में विकसित किया। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादाभाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय 30 रुपए बताई, प्रतिवर्ष बताई, 30 रुपए प्रतिवर्ष बताई। ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। 20 रुपए बताई थी दोस्तों, ठीक है, 20 रुपए प्रतिवर्ष बताई थी प्रति व्यक्ति आय। तो अपना दूसरा नंबर का कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में 68 में दादाभाई नौरोजी ने की थी। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ए और सी ये दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? सत्य है। ए और सी कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की विशेषताओं में शामिल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की विशेषताओं में शामिल है। तो दोस्तों देखिए, विदेश नीति में शामिल है तो इसमें मित्रता, शांति, समानता और सशस्त्रीकरण। तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मित्रता, शांति और समानता, सशस्त्रीकरण नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एबीसी। एबीसी कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोलंबो प्रस्ताव का संबंध निम्नलिखित में से कौन से देशों से है? कोलंबो प्रस्ताव का संबंध निम्नलिखित में से कौन से देशों से है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है भारत चीन से। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत चीन से। 59 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे?
कौन है भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो चंद्रशेखर है दोस्तों, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। ठीक है, बाकी एच डी देवगौड़ा थे। ठीक है, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव है, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। मोरारजी देसाई है, ये मुंबई के मुख्यमंत्री रहे थे। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है देश के लिए लिखित संविधान। देश के लिए लिखित संविधान, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये स्थायी अवयव है, वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी सारे हैं। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें देखिए मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अस्पृश्यता, छुआछूत, ये तो इसमें गलत हो जाएगा। ये तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये बिल्कुल सही है। ये भी दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। अल्पसंख्यकों के हितों का सुरक्षा या हितों की सुरक्षा, ये अनुच्छेद 29 में है दोस्तों। शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो ही अनुच्छेद आते हैं, एक अनुच्छेद 23 और एक अनुच्छेद 24। तो इसमें 23 और 24 में दोस्तों ए और सी यही सही है। ए और सी यही सही है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा कथन है पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। और देखिए पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया था, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे देखिए पूना पैक्ट में हरिजनों के लिए विधानमंडलों में सुरक्षित स्थानों की संख्या 71 से बढ़ाकर 158 कर दी, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। 158 नहीं की थी, 148 की थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो सही नहीं है। आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया। परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया, यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है जून 1968। जून 1968 डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के कौन से शिखर सम्मेलन की भारत ने मेजबानी की थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन के कौन से शिखर सम्मेलन की भारत ने मेजबानी की थी? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 7वां शिखर सम्मेलन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 7वें शिखर सम्मेलन। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत की पूर्वीय अवलोकन नीति का लक्ष्य है। भारत की पूर्वीय अवलोकन नीति का लक्ष्य है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए। आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रुचिरा कंबोज। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। वह संसद का एक संगठक भाग है, बिल्कुल सही है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, बिल्कुल सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर विषय है और सूची सेकंड के अंदर दोस्तों संविधान का भाग दे रखा है। ठीक है। उपाधियों का अंत, दोस्तों उपाधियों का अंत तो ये मूल अधिकार में आता है, अनुच्छेद 18 के अंदर, तो ये इसमें मूल अधिकार आ जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन है, ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, ये अनुच्छेद 40। ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों इसका जाएगा पहला। और 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 51 क में। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, ये दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत इसमें आता है अनुच्छेद 1 में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 3 1 4 2, 3 1 4 2 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 4 2 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 69 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, वह कौन सी योजना थी जिसके बारे में गांधी जी ने टिप्पणी की थी, यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम के आगे की तारीख वाला चेक है। वह कौन सी योजना थी जिसके बारे में गांधी जी ने टिप्पणी की थी, यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम के आगे की तारीख वाला चेक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है क्रिप्स मिशन योजना। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिप्स मिशन योजना। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है, कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है, तो यहाँ पर देखिए यह निर्वाचन करवाते हैं। ये राजनीतिक दल दोस्तों निर्वाचन थोड़ी करवाएंगे, निर्वाचन तो दोस्तों कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग करवाता है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर करंट अफेयर्स यानी कि राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, देखिए पीएम ई बस सेवा के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पर 3 कथन है वो दे रखे हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों 3 में से कौन सा कथन है वो सही है, वो अपने को बताना है। देखिए कुल 675 ई बसें चलाई जाएंगी, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, कुल 675 ई बसें हैं वो चलाई जाएंगी। आगे देखिए 9 मीटर ई बस में 25 यात्री व्हीलचेयर व चालक सहित इनकी सीटें होंगी, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। 12 मीटर ई बस में 35 यात्री व्हीलचेयर व चालक सहित सीटें होंगी, तो ये गलत हो जाएगा। 35 यात्री नहीं दोस्तों 31 यात्री होंगे, यानी कि 31 सीट होगी व्हीलचेयर व चालक सहित 12 मीटर ई बस में। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 कथन सत्य है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, लोयन सफारी उदयपुर के संदर्भ में, दोस्तों यहाँ पर भी 3 कथन है वो दे रखे हैं। लोयन सफारी उदयपुर के संदर्भ में यहाँ पर भी 3 कथन दे रखे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर है यह राजस्थान की दूसरी लोयन सफारी है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यह सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इसमें अफ्रीकी शेर लाए गए हैं, तो ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोस्तों 1 और 2 कथन है वो इसमें क्या है, सही है। 1 और 2 इसमें सही है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसमें एशियाटिक शेरों की जोड़ी है, अफ्रीका से लाए गए शेर नहीं है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, नई आयुर्वेद यूनिवर्सिटी अजमेर के संदर्भ में, नई आयुर्वेद यूनिवर्सिटी अजमेर के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो दोस्तों यह देखिए यह राजस्थान की दूसरी आयुष यूनिवर्सिटी होगी, यह राजस्थान की दूसरी आयुष यूनिवर्सिटी होगी, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए इसका उद्देश्य चिकित्सा पर्यटन
पर्यटन बढ़ाना है तो दोस्तों देखिए इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो चिकित्सा क्षेत्र को या चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही है। यह गोगरा घाटी में स्थापित होगी, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोस्तों अजमेर का जो कायड़ क्षेत्र है वहां पर दोस्तों ये स्थापित होगी। तो यहाँ पर 1 और 2 कथन सत्य है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान पर्यटन 2025 के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पर भी देखिए 3 कथन दे रखे हैं। राजस्थान पर्यटन 2025 के संदर्भ में 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्ष 2025 में लगभग 1.52 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटकों ने राज्य की 10 प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण किया, जो वर्ष 2024 के 1.36 करोड़ पर्यटकों की तुलना में 11.78% अधिक है, बिल्कुल सही बात है। चित्तौड़गढ़ किला में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज हुई है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में वर्ष 2025 के दौरान कुल 29.44 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे, तो ये अपना दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, 29 नहीं दोस्तों 2025 के दौरान राजस्थान के अंदर 25.44 करोड़ से अधिक पर्यटक है वो पहुंचे थे, तो यहाँ पर ये 29.44 है वो इसमें गलत दे रखा है। तो 1 और 2 कथन क्या है सत्य है, 1 और 2 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए अजमेर नाम परिवर्तन के संदर्भ में, अजमेर नाम परिवर्तन के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें कथन दे रखे हैं 3। देखिए क्रिश्चियनगंज का नाम कृष्णगंज किया गया, क्रिश्चियनगंज का नाम कृष्णगंज किया गया, तो दोस्तों ये कथन दोस्तों यहाँ पर क्या है बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए फाय सागर का नाम वरुण सागर किया गया, तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है बिल्कुल सही है। एलिवेटेड रोड का नाम गंगापथ किया गया, ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। एलिवेटेड रोड का नाम है वो दोस्तों राम सेतु किया गया है, तो यहाँ पर 1 और 2 कथन क्या है सत्य है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 76 नंबर का प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर दोस्तों विचार करना है, बताना है कि 3 कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर पहला नेफेड बाजार जयपुर में खोला गया, ये भी बिल्कुल सही है। नेफेड की स्थापना 1958 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। यह निजी कंपनी है, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ये दोस्तों राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है, की जा रही है, ठीक है, उसकी कंपनी है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 इसमें सत्य है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 77 नंबर का प्रश्न है प्रेरणा अभियान 2.0 के बारे में, प्रेरणा अभियान 2.0 के बारे में अपने को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। यह देखिए यह पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। आभा आईडी और अपार आईडी बनाए गए हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। यह केवल शहरी क्षेत्रों में लागू हुआ, यह केवल शहरी क्षेत्र में लागू हुआ, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों केवल शहरी क्षेत्र में नहीं है, तो यहाँ पर इसमें 1 और 2 कथन क्या है सत्य है, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 78 नंबर का प्रश्न है आरएसपीसीबी समझौते के संदर्भ में, आरएसपीसीबी समझौते के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। यहाँ पर देखिए आईआईटी जोधपुर में जलवायु केंद्र स्थापित होगा, बिल्कुल सही बात है। एमएनआईटी जयपुर में हरित प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित होगा, ये भी बिल्कुल सही है। कुल लागत लगभग 100 करोड़ है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ये कुल लागत है वो दोस्तों करीबन 150 करोड़ रुपए है, नहीं 250 करोड़ रुपए है, ठीक है, 250 करोड़ कुल लागत है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 कथन इसमें भी सत्य है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए निम्न कथनों पर विचार करना है, इनमें इसमें भी दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं। देखिए वाइज 2026 जयपुर में आयोजित हुआ, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसका आयोजन कोवे इंडिया द्वारा किया गया, तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है बिल्कुल सही बात है। और इसकी थीम डिजिटल इंडिया थी, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा।
इसकी जो मुख्य थीम थी वो थी दोस्तों रूट्स टू विंग्स, यानी कि जड़ों से पंखों तक। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें एक और दो सही, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम 2026 का आयोजन 27-28 फरवरी 2026 को जयपुर में हुआ, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यह कार्यक्रम महिला अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत आयोजित किया गया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य केवल ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करना था, तो ये गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य केवल ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करना नहीं था, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना। ठीक है, सारे काम थे दोस्तों महिलाओं से संबंधित, प्रोत्साहन से संबंधित, केवल ग्रामीण, ये इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो इसमें भी क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर भी इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब अपन भाग 4 के अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित है 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए सूची फर्स्ट में प्रमुख पुस्तकें दे रखी है और सूची सेकंड में उनके लेखक दे रखे हैं, सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय, ये किसकी पुस्तक है, तो दोस्तों ये विलियम मैकडूगल की पुस्तक है दोस्तों, यानी कि पहले का सी हो जाएगा। और मनोविज्ञान के सिद्धांत, ये किसकी पुस्तक है, तो दोस्तों ये विलियम जेम्स की पुस्तक है दोस्तों, तो इसमें ए हो जाएगा। और व्यवहार के सिद्धांत ये किसकी पुस्तक है, तो दोस्तों ये सी एल हल की पुस्तक है दोस्तों ये। ठीक है, और इस्माइल ये रूसो की पुस्तक है, और डी एनिमा ये अरस्तो की पुस्तक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा CABED। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है CABED, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है। कौन सा विकल्प है अधिगम के संबंध में सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों देखिए अधिगम समायोजन है, अधिगम परिपक्वता है, अधिगम विकास है, ये तीनों सही है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति ही नहीं है। ठीक है, अधिगम का संबंध ज्ञान से है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 53 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से दोस्तों अवलोकन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, माता पिता के कार्यस्थल को ब्रॉनफेन ब्रेनर ने किस मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया है। माता पिता के कार्यस्थल को ब्रॉनफेन ब्रेनर ने किस मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बाह्य मंडल। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाह्य मंडल। 85 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का एक प्रत्यक्ष उपाय नहीं है। कौन सा समायोजन का एक प्रत्यक्ष उपाय नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर युक्तिकरण है, ये समायोजन का एक प्रत्यक्ष उपाय नहीं है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, बाकी बाधा निवारण, लक्ष्य प्रतिस्थापन, मार्ग परिवर्तन, ये तीनों है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 86 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि की विशेषता है। दोस्तों बुद्धि की विशेषता है, तो यहाँ पर देखिए बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, बिल्कुल सही है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, बिल्कुल सही है। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है, बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 87 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनशीलता का एक मुख्य तत्व नहीं है। कौन सा सृजनशीलता का एक मुख्य तत्व नहीं है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए मौलिकता है, धारा प्रवाहिता है, अनुशासन
ये नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है। अनुशासन है, ये सृजनशीलता का मुख्य तत्व है, वो दोस्तों नहीं है। बाकी लचीलापन है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 88 नंबर का प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कर लेना क्या कहलाता है? किसी दूसरी वस्तु की बजाय एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कर लेना क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों, इसमें अवदान कहलाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अवदान। 89 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, बालक की आवश्यकताओं एवं व्यवहार को समझने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, अधिगम प्रक्रिया को समझने में। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए प्रेक्षणात्मक अधिगम का अंतिम चरण क्या होता है? प्रेक्षणात्मक अधिगम का अंतिम चरण क्या होता है? तो दोस्तों अंतिम चरण होता है अभिप्रेरणा। क्या होता है? अभिप्रेरणा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट आगे देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की किस अवस्था में बालक प्रशंसा प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण प्रकट करता है? कोहलबर्ग के सिद्धांत की किस अवस्था में बालक प्रशंसा प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण प्रकट करता है? तो यहाँ पर इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, अच्छा प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, अच्छा लड़का लड़की, सॉरी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से व्यक्तित्व मापन की एक है आत्मनिष्ठ विधि नहीं है। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व मापन की एक आत्मनिष्ठ विधि नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स्वप्र विश्लेषण विधि। स्वप्र विश्लेषण विधि, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वो है हार्वर्ड गार्डनर। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। 94 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? तो दोस्तों वो है इसमें प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, समस्यात्मक बालक। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। 95 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए अचेतन मन का अध्ययन किस दृष्टिकोण के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण है? अचेतन मन का अध्ययन किस दृष्टिकोण के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मनोविश्लेषणवाद। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मनोविश्लेषणवाद। 96 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए रॉबर्ट एम गेने की अधिगम सोपानिकी में संकेत अधिगम किस पर आधारित है? रॉबर्ट एम गेने की अधिगम सोपानिकी में संकेत अधिगम किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? तो दोस्तों वो है पावलाव के सिद्धांत पर। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पावलाव के सिद्धांत पर। 97 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस कारण प्रकट होती है? तो किस कारण प्रकट होती है? तो वो है नई परिस्थिति के साथ समायोजन समस्या, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए युंग के अनुसार वह व्यक्ति जो मिलना जुलना पसंद करता है तथा प्राय खुश मिजाज होता है कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। 99 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए स्वेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है। स्वेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है तो वो है अंतर्व्यक्तिक संबंधों का निर्माण करना, संवेगों को समझना व पहचानना, संवेगों का प्रबंधन, नियंत्रण। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसे जैविक प्रेरक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? किसे जैविक प्रेरक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो यहाँ पर देखिए प्यास, यौन, उपलब्धि, नींद। तो यहाँ पर उपलब्धि इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये उपलब्धि है, ये कृत्रिम प्रेरक के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें, और आराध्या आरएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।